आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 21 सितंबर की शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं अमन गुप्ता। किसान बिलों को लेकर संसद में हंगामा बरकरार है। कल की उद्दंडता के लिए 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कृषि बिलों को लेकर आज एक बैठक बुलाई। इसमें किन बातों पर चर्चा हुई जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या इन बिलों के सहारे खुद की दरकती हुई जमीन को तैयार करने में जुटी है कांग्रेस। उधर चीन के साथ चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पहली बार ऐसा हुआ है जब कोर कमांडर की मीटिंग में विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी शामिल हो रहे हैं। सैन्य अधिकारियों के साथ राजनयिक के शामिल होने से इस मीटिंग में क्या बदला है और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, बताएंगे लेह से हमारे संवाददाता गौरव सावंत। और पिछले 20 दिन में कैसे और मजबूत हुई भारत की रणनीतिक स्थिति, इस पर भी बात होगी। साथ ही बिहार चुनाव से पहले आज 14,000 करोड़ की कौन कौन सी योजनाओं की सरकार ने बिहार को सौगात दी और क्या इनका कोई पॉलिटिकली फायदा होगा या 2015 की तरह बिहार की जनता इसे नकार देगी। इसके अलावा ड्रग्स मामले में और सुशांत की मौत के केस में आगे क्या हो सकता है, ये सब है। लेकिन उससे पहले हेडलाइन सुनिए प्रतीक वाघमारे से। कृषि बिल के विरोध के बीच रबी फसलों पर एमएसपी की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई कीमत बताई है। गेहूं में 50 रुपए, चना 225 रुपए, मसूर 300 रुपए और सरसों में 225 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। संसद में पारित किए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बहुमत के नशे में चूर है। भारत की तरफ से मदद दिए जाने के बाद भी नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उत्तराखंड के कालापानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा जैसे भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाने के बाद अब नेपाल सरकार वहां जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। कल से शुरू होगी सीबीएसई की 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा। जो छात्र परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उन्हें बता दें कि सीबीएसई एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर चुकी है। cbse.nic.in पर जाकर वे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस हफ्ते सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, सिमोन खंभाटा और रकुल प्रीत को नोटिस भेजने वाली है। एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने इन चारों एक्ट्रेसेस का नाम लिया था। भारत कोरोना संक्रमण के मामलों में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा कोरोना केस अमेरिका में है। इस बीमारी को मात देकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भारत अमेरिका से आगे है। देश में रिकवरी दर 80% है। ताजमहल को 188 दिन के बाद कल से पर्यटकों के लिए खोला गया है। ताजमहल को देखने के लिए तमाम एहतियात बरती जा रही है। यहाँ पहली एंट्री एक चीनी पर्यटक ने ली। ऑनलाइन टिकट लेने की व्यवस्था की गई है। भारत ने मालदीव सरकार को $25 करोड़ का कर्ज दिया है। कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट की घड़ी में भारत ने मालदीव को आर्थिक सहायता दी है। भारत के इस कदम को चीन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्य खबरों के बाद अब बढ़ते हैं दिन भर में एनालिसिस की ओर। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता। किसान बिल को लेकर सरकार और विपक्ष में ठनी हुई है। रविवार को संसद में जो बवाल हुआ उसकी तस्वीरें सभी ने देखी। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल तो पास हो गया, लेकिन विपक्षी सांसदों ने उपसभापति की चेयर पर रखे पर्चे फाड़ दिए, रूल बुक फाड़ दी और माइक भी तोड़ दिया। इसी पर एक्शन लेते हुए सोमवार को राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कुल 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है। इनमें संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन समेत अन्य सांसद शामिल हैं। सस्पेंड किए जा चुके सभी सांसद आज सुबह से ही धरने पर बैठ गए। पहले ये धरना सदन के अंदर हुआ, लेकिन जब बाद में ये लोग बाहर नहीं निकले तो राज्यसभा को पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और फिर कल तक के लिए ही स्थगित कर दिया गया। इसके बाद धरना जारी रहा, लेकिन संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास। विपक्षी पार्टियां कृषि बिल के मसले पर आज शाम को राष्ट्रपति से मिलने जा रही हैं। साथ ही आज कांग्रेस की बैठक भी हुई। इस बैठक में क्या बातें निकल कर आईं, यही जाना मैंने इंडिया टुडे में डिप्टी एडिटर आनंद पटेल से, जो लंबे समय से कांग्रेस कवर करते रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए हुए थे। ये स्ट्रेटेजी मीटिंग थी। जितने भी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, राज्यों में सेक्रेटरी इंचार्जेस हैं और जो एक कोर कमेटी बनी है एडवाइस के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट को, उनके मेंबर्स की मीटिंग थी। और
इसका एक ही पॉइंट एजेंडा था कि देशव्यापी एजिटेशन, एक आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी। जो किसान बिल लेके आई है मोदी सरकार उनके खिलाफ, उसकी तारीख तय की गई और उसका क्या खाका होगा, ब्लॉक लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक किस तरीके से ये आंदोलन चलेगा, उसके क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, ये सारा कुछ इसमें तय किया गया है। 24 सितंबर को नेशन वाइड एजिटेशन होगा, देशव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी। और इससे पहले ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। जो डीपीसीसी के प्रेसिडेंट हैं या जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जा रही हैं कि वो अपने अपने जिलों में, अपने अपने राज्यों में किस तरीके से ये आंदोलन चलाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 2 करोड़ किसानों से संपर्क करेगी, उनके हस्ताक्षर लेगी और ये जो हस्ताक्षर हैं 2 करोड़, ये 14 नवंबर को राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे इन बिलों के खिलाफ। इससे पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस पार्टी। तो एक व्यापक आंदोलन की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी, जिसकी रूपरेखा इस बैठक में आज तय की गई है। आनंद जी, क्या इस बिल के सहारे कांग्रेस एक बार फिर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तैयार करने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, आप अगर पंजाब देखें जहां पे इस समय कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा जहां पे बीजेपी की सरकार है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है जहां पे बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो ये जो आंदोलन है किसानों का, ये इर्रिस्पेक्टिव है कि वहां पे किसकी सरकार है, ये आंदोलन जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ है। नाराजगी जो 3 बिल हैं उनको लेकर के है और यही वजह है कि कांग्रेस को ये लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है मोदी सरकार को घेरने का, क्योंकि इससे पहले जो भी कांग्रेस ने मुहिम चलाई, चाहे वो चीन को लेकर के मुहिम चलाई हो, उसको जमीन पे इतना समर्थन नहीं मिला, या फिर कोविड पैंडेमिक पे सरकार की विफलता की बात कांग्रेस करती रही, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करती रही, बेरोजगारी की बात करती रही, लेकिन जमीन पे जो असर होना चाहिए था कांग्रेस की इन मुहिम का, वो देखने को नहीं मिला, उतना जन समर्थन नहीं मिला अगर कह ले तो साफ तौर पे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लोग सड़कों पे हैं, ऑलरेडी किसान सड़क पे आ चुका है, आंदोलन कर रहा है, तो कांग्रेस को लग रहा है कि एक ये बना बनाया आंदोलन है जिसको एक राजनीतिक दिशा देने की जरूरत है और इसीलिए कांग्रेस को ये लगता है कि ये सबसे बेहतर और मुफीद मौका है मोदी सरकार को घेरने का और अपना जो जमीनी आधार है उसको बढ़ाने का। खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, जहां पे 2 साल में चुनाव होने हैं, वहां पे कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है वापस अपने काडर को खड़ा करने की। प्रियंका गांधी को कमान दी गई है पूरे उत्तर प्रदेश की, उनको महासचिव बनाया गया। प्रियंका गांधी पिछले काफी समय से, लोकसभा के चुनाव के बाद से ही इस मुहिम में लगी हुई हैं। वहां पे नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, समितियां बनाई गई। अभी हाल के दिनों में वहां पे 7 अलग अलग समितियां बनाई गई, क्योंकि बावजूद इसके कि चुनाव में अभी काफी वक्त है, तो पूरी तैयारी में है कांग्रेस पार्टी और उनको लगता है कि ये एक मौका है जिसके जरिए खासकर किसानों में अपनी पैठ को वो मजबूत कर सके। क्योंकि अगर आप 2018 का चुनाव देखें 3 राज्यों का, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां पे तीनों में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी थी, राहुल गांधी ये वादा करके गए थे कि किसानों की कर्ज माफी होगी और उस कर्ज माफी के बल पर कांग्रेस ने वहां पे सरकारें बनाई। तो कांग्रेस को लगता है कि अगर किसानों का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा तो न सिर्फ हिंदी बेल्ट बल्कि पूरे देश में कांग्रेस जमीनी स्तर पर अपनी वापसी कर सकती है। ये थे इंडिया टुडे में डिप्टी एडिटर आनंद पटेल। चीन के साथ तमाम दौर की बातचीत हुई, सब बेनतीजा रही। विवाद बढ़ता गया और अगस्त के आखिर में ताज़ा तनाव होने के बाद चीन से बातचीत बंद हो गई। लेकिन अब एक बार फिर बॉर्डर पर भारत और चीन की सेना के अफसर बातचीत की टेबल पर हैं। मोल्डो में आज कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। साथ ही बैठक में पहली बार विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव भी इसमें शामिल हुए हैं। ये पहली बार है जब सैन्य अफसरों के अलावा डिप्लोमेट भी इस बैठक में पहुंचे हैं। तो इस बैठक के क्या मायने हैं और इसमें किन मुद्दों पर बात हो सकती है, यही पूछा मैंने लेह में मौजूद आज तक रेडियो के संवाददाता गौरव सावंत से। ये 6ठी बार है जब भारत और चीन के कोर कमांडर्स के स्तर पर वार्ता हो रही है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने के लिए। और ये पहली बार है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि इसमें विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी भी
बैठ रहे हैं। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि चीन की कथनी और करनी में, खासतौर पर जब वो सैन्य स्तर पर हो या राजनयिक स्तर पर हो, दोनों में फर्क है, दोनों में अंतर है। मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। लेकिन चीन की जो सेना है वो उन 5 बिंदुओं पर सहमत है या नहीं, भारत ये चाहता है कि ये बात राजनयिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर खुलकर सामने आए। इसीलिए ये जो वार्ता हो रही है मोल्डो में, ये वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ है, बहुत ही अहम है, क्योंकि चीन इसमें अपना सैन्य पक्ष भी रखेगा, अपना राजनयिक पक्ष भी रखेगा। भारत भी अपना सैन्य पक्ष भी रखेगा और राजनयिक पक्ष भी रखेगा। और फिर देखना यह है कि जिस सहमति की बात दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने की है वो जमीन पर बन पाती है या नहीं। ये बहुत अहम इसलिए है क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस समय जबरदस्त तनाव है। कुछ इलाकों में तो भारत और चीन के सैनिक महज 150 से 200 मीटर एक दूसरे से दूर खड़े हैं। और ऐसी स्थिति में जब 45 वर्षों बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोली चली हो या हमारे 20 वीर शहीद हुए, चीन के 40 से ज्यादा सिपाही या मारे गए या घायल हुए, तो ऐसी स्थिति में तनाव बहुत ज्यादा है, विश्वास एक दूसरे में बहुत कम है और जितनी दूरी सैनिकों में बनाई जाए वही अहम है। और ऐसे में भारत ये चाहता है कि न केवल डिसएंगेजमेंट की बात हो बल्कि डी एस्केलेशन और फिर डी इंडक्शन, यानी चीन की जो 2 डिविजन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर है वो शिनजियांग और तिब्बत में वापस जाए, ये भारत की इच्छा है। देखना यह है चीन इस पर सहमत होता है या नहीं। बहुत ही कड़ी बातचीत इस समय, टफ नेगोशिएशंस भारत और चीन के बीच में इस समय हो रहे हैं मोल्डो में। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता गौरव सावंत। और आप जानते ही हैं कि इस बार चीन के सामने भारत की रणनीतिक स्थिति बहुत मजबूत है। और इसी के साथ खबर ये भी है कि पिछले 20 दिनों में भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर 6 नई अहम चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया है। ये हैं दामागर हिल, गुरुंग हिल, रेशनला, मोखपारी और फिंगर 4 के पास एक प्रमुख चोटी। इससे पड़ोसी देश को झटका लगते हुए भारत को बढ़त हासिल हो गई है। लेकिन ये बढ़त किस तरह की है, कौन से इलाके भारतीय सेना की नज़र में है और चीन के लिए क्या मुश्किलें बढ़ जाएंगी, ये जानने के लिए मैंने फ़ोन पर बात की आज तक रेडियो के संवाददाता मंजीत नेगी से, जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। देखिए, सामरिक तौर पर अगर हम पिछले 4 महीनों को देखें तो कहीं न कहीं फिंगर 5 पर जिस तरह से चीन बैठा हुआ है, एक तरह से भारत के लिए परेशानी थी, क्योंकि अभी भी वो भारत के इलाके में बैठा हुआ है। ऐसे में जो 29-30 अगस्त की रात को जो भारतीय सेना ने एक आक्रामक ऑपरेशन शुरू किया, खासतौर से पेंगोंग झील के दक्षिण का जो इलाका है, जहां पर हम बात कर रहे हैं रजानबाद, चिंगला, उसके अलावा गुरुंग हिल, मगर हिल, और ये इन इलाकों में ये भारतीय सरहद के ऐसी सामरिक चोटियां थी जो सीधे तौर पर ऊंचाई की चोटियां हैं। वहां से चीन का जो मोल्डो का इलाका है, जहां पर आज कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी चल रही है, पूरे इलाके पर भारतीय सेना नजर रख सकती है, यानी कि चीनी सेना के ऊपर के इलाकों में भारतीय सेना जाकर बैठ गई। और इसी तरह से अगर फिंगर 5 की बात करें, जहां पर चीनी सेना आकर बैठी हुई है, उस इलाके में भी भारतीय सेना ने फिंगर 4 की ऊंचाई वाली चोटियों पर बढ़त बना ली है। तो एक तरह से दक्षिण पेंगोंग और उत्तरी पेंगोंग दोनों ही इलाकों में भारतीय सेना जो एक तरह से पहले बैकफुट पर नजर आ रही थी, कहीं कहीं पीछे नजर आ रही थी, वो अब आक्रामक स्तर पर उनके ऊपर जाकर बैठ गई है। और यही चीन की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है और इसीलिए चीन अब बातचीत की टेबल पर बात करने की बात कर रहा है। तो एक तरह से ऊंचाई के इलाकों में बैठकर भारतीय सेना ने एक सामरिक बढ़त चीन के ऊपर बना ली है। जी मंजीत जी, बिल्कुल। जिस तरह से ऊंची चोटियों पर भारत का कब्जा होता जा रहा है वो रणनीतिक तौर पर तो अच्छा है, लेकिन अब सर्दियों ने दस्तक दे दी है। इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रखी हैं भारतीय सेना ने? देखिए, उसको लेकर भी भारतीय सेना ने पूरी मुकम्मल एक तरह से तैयारी की है। लेह एयरबेस से भारतीय सेना वहां पर खासतौर से सर्दियों के लिए जो टेंट वहां पर लगाए जाएंगे सैनिकों की, वो टेंट वहां पहुंच चुके हैं। खास तरह के टेंट हैं जो कि 18,000 फीट से लेकर 20,000 फीट में जब पूरी तरह से शून्य से नीचे का तापमान होगा, उन टेंट के अंदर जवान रह सकते हैं। उसके अलावा हथियार की बात करें, वो हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। खाने पीने का सामान, चाहे पैक्ड फूड की बात करें या दूसरी तरह का सामान, वो सब लगातार लेह एयरबेस से पहुंचाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले सेना ने मीडिया के जरिए भी वो तस्वीरें दिखाई जिसमें तेल से लेकर राशन, हथियार, सारी चीजें 16,000, 18,000 और 30,000 फीट, जहां पर इस वक्त सामान्य तौर पर भारतीय सेना पहले नहीं बैठा करती थी, चाहे रजांगला की बात करें, चिंगला की बात करें, ये वो चोटियां हैं जो 1962 की लड़ाई के दौरान भारतीय सेना ने
चीन के साथ इन चोटियों का मुकाबला किया है। सामान्य तौर पर पिछले कई सालों से जब दोनों देशों के बीच में एक तरह से शांति बनी हुई थी तो ये चोटियां खाली होती थी, लेकिन अब चीन की चालबाजी को देखते हुए भारतीय सेना कोई मौका नहीं देना चाहती चीन। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता मंजीत नेगी। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाने की कवायद शुरू हो गई है। इससे पहले कि आचार संहिता लागू हो, केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य के लिए खजाना खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली के जरिए बिहार के लिए एक के बाद एक सौगात देकर सियासी समीकरण साधने की कोशिश की। आज बिहार में 14,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। तमाम वादे किए गए। ये किस तरह की योजनाएं हैं, ये पूछा मैंने आज तक.in में पत्रकार कुबूल अहमद से। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लस जो है सितंबर से लेके आज ये 5वीं बार लगातार हर दूसरे दिन एक योजना का उद्घाटन लगातार कर रहे हैं। हर दिन कुछ एक बड़े पैकेज का ऐलान होता है जिसमें तमाम योजनाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें रोड, हाईवे, पुल और तमाम जो है वाटर से रिलेटेड है और गैस, पेट्रोलियम से रिलेटेड थे। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनका वो लगातार कर रहे हैं और खासतौर से हाईवे और एक्सप्रेसवे के अलग अलग जो रोड है 4 लाइन की, उनका उद्घाटन कर रहे हैं। उसके जरिए वो दरअसल वो तमाम बिहार में जो समय रोड का क्राइसिस था, है ना, जो टूटी सड़कें पहचान, जिसको नीतीश अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा सड़कें बनी हुई हैं, है ना, और जाल बिछे हुए हैं। तो ये उसी का है एक विकास का मॉडल जो कर रहे हैं, जो कि 2015 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े पैकेज का ऐलान किया था बिहार के चुनाव से पहले, तो वो ये सारी योजनाएं जो हैं उसी के हिस्से में हैं। अभी जब चुनाव आयोग की घोषणा से पहले तमाम योजनाओं की लगातार जो है संबोधन करके एक बज में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल कुबूल जी, जिन योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर 2015 में जो 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया था उसका हिस्सा है। और हमने देखा कि 2015 में एनडीए की सरकार फिर भी नहीं बन पाई थी, 2017 में वापसी हुई। तो क्या लगता है इस बार इन योजनाओं का कोई पॉलिटिकली फायदा हो पाएगा? देखिए, एक इससे बर्ग में तो क्रिएट कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमने जो बिहार में 2015 में वादा किया था वो किया था, लेकिन 2015 और इस इलेक्शन में बहुत अंतर है। वो केमिस्ट्री जो बनी थी वो बन नहीं पाई थी, क्योंकि उस वक्त पूरा इलेक्शन एंड टाइम में लालू यादव और नीतीश की जो जोड़ी थी उन्होंने पूरा जो है उसको पलट दिया था। लेकिन इस बार केमिस्ट्री और समीकरण कभी काफी कुछ सरकार के पक्ष में है दिखता है। और नीतीश और मोदी के आने से नीतीश वहाँ ट्रम्प कार्ड के तौर पे है, वो जिसके साथ जाते हैं। अगर आप देखेंगे 2005 के बाद के चुनाव का समीकरण, तो जिसके साथ जाते हैं उसकी एक सरकार बन जाती है। 2005 से 10 तक वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो बीजेपी की सरकार बन जाती है, और वो 2015 में जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो आरजेडी के साथ बन जाती है, और फिर वो एनडीए के साथ। तो इस तरह के एक वो क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इन योजनाओं को बिहार में अब कितना जमीन पर उतरेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात है कि केमिस्ट्री अभी वो एनडीए के पक्ष में है, केमिस्ट्री दिख रही है। अब ये चुनाव में इसका क्या होगा, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव से पहले जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ चुनाव की घोषणा से पहले तमाम इस तरह की योजनाएं वहां से रिलेटेड करने लगते हैं, ताकि वहां मैसेज जाए कि नरेंद्र मोदी उनके लिए काम कर रहे हैं, एक विकास कर रहे हैं। लेकिन ये सब चुनाव में ये बहुत जो है डिपेंड करेगा। अब बिहार में इसका कितना असर होगा। 2015 में निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने इन सारी योजनाओं को दरकिनार कर देते हुए आरजेडी और नीतीश के पक्ष मोड़ दिया था। अब इस बार कितना देगा ये देखने लायक होगा। ये थे आज तक.in में पत्रकार कुबूल अहमद। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। सुशांत केस में घिरी उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनके भाई समेत कई और लोग भी जेल में हैं। अब भी लगातार इस मामले में जांच चल रही है। एनसीबी की पूछताछ के दौरान रिया ने सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत और साइमन खंबाता का नाम ड्रग्स के लेन देन में लिया था। अब इन्हें इस हफ्ते में पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। इस पूरे मामले में रिया के बयान सबसे ज़्यादा अहम हैं। यहीं से केस की कड़ियाँ जुड़ेंगी। मैंने इस केस पर शुरुआत से नज़र बनाए आज तक रेडियो के मुंबई बेस्ड रिपोर्टर मुनीश पांडे से पूछा
कि रिया के जो फाइनल बयान एनसीबी के सामने दिए गए उनका क्या मतलब है और नए नाम सामने आने के बाद ये केस क्या मोड़ लेगा? देखिए, रिया ने एनसीबी के सामने जब 3 दिन की पूछताछ हुई थी तो उस समय एनसीबी के सामने सबसे बड़ा सवाल था जो सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती जबरदस्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती है। जब ये सवाल रिया चक्रवर्ती से एनसीबी के अधिकारियों ने किया तो उन्होंने जवाब दिया कि दरअसल सुशांत रिया को मिलने के पहले से ड्रग्स कर रहे थे। और जब उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता है, तो उन्होंने बताया कि जब फिल्म केदारनाथ की शूटिंग चल रही थी उस वक्त सेट पर जो उनकी को स्टार थी उस वक्त सारा अली खान, वो दरअसल ड्रग्स कंज्यूम किया करती थी, marijuana लेती थी वो, और उसी वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने भी ड्रग्स लेने की शुरुआत की और आगे चल के उन्होंने ड्रग्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करना शुरू किया। 8 से 10 जो marijuana की सिगरेट होती है, जिसे कि हिंदी में गांजा बोलते हैं, उसकी सिगरेट बना के वो पीना शुरू कर दिए थे। उस वक्त की बात है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब उनके ऊपर मीटू का एलिगेशन लगा था सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, तब वो काफी तनाव में थे। ऑलरेडी उनके डिप्रेशन को लेकर उनका इलाज चल रहा था और उस दौरान भी कई बार ऐसा उन्होंने बताया रिया चक्रवर्ती ने कि कई बार वो जरूरत से ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम करना शुरू किए थे। तो ऐसे में अब सवाल एनसीबी के सामने आ गया कि जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप थे कि क्या वो ड्रग्स दे रही थी, उसको लेकर रिया चक्रवर्ती ने अपना जवाब दिया कि दरअसल सारा अली खान से ड्रग्स की शुरुआत हुई, उस समय वो ज्यादा ड्रग्स लेना शुरू किए और ड्रग्स लेने के बाद में जब मीटू का एलिगेशन लगा तो उस वक्त और ज्यादा वो ड्रग्स लेना कंज्यूम करना शुरू कर दिए थे। अब इसी संदर्भ में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो सारा अली खान का बयान दर्ज कर सकती है और जल्द ही उन्हें समन भेज सकती है। उसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिनके बयान इस वक्त जो एनसीबी है वो दर्ज कर सकती है, जिसमें सारा अली खान के अलावा श्रद्धा कपूर का नाम आ रहा है, एक और एक्ट्रेस है राकुल प्रीत सिंह, उनका नाम आ रहा है। उसके अलावा सिमोन खम्बाटा जो कि इंटीरियर फैशन डिजाइनिंग का काम करती हैं, उनका भी नाम आ रहा है। तो इन सबके बयान अब एनसीबी दर्ज करेगी। अच्छा मुनीश जी, सीबीआई की जांच पर भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। पिछले वक्त जब दिल्ली वापस सीबीआई की टीम लौटी थी तो ये कहा जा रहा था कि अब जो सुशांत की विसेरा रिपोर्ट है उस पर आगे बढ़ा जाएगा, और कल ही कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई जिसमें एम्स के फॉरेंसिक विभाग के सूत्रों के हवाले से ये कहा गया कि सुशांत की विसेरा को ढंग से प्रिजर्व नहीं किया गया, लापरवाही का आरोप लगाया गया है। तो अब सीबीआई किन कड़ियों के सहारे मौत के मामले पर आगे बढ़ेगी? जी देखिए, इस मामले में जब सीबीआई ने जांच शुरू की थी 2 महीने पहले से ही गुजर चुके थे, यानी कि सीबीआई के पास में कोई ऐसा डायरेक्ट सबूत नहीं मिलने वाला था जिससे कि पता चल पाता कि ये हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला है। भले ही मामला खुदकुशी के लिए उकसाने का रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज किया गया था, लेकिन इस मामले में सीबीआई पहले ये पता लगाना चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या फिर यह आत्महत्या का मामला है। ऐसे में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो सीबीआई ने इकट्ठा करने की कोशिश की। घर पे गए सुशांत के, वहां पर उन्होंने क्राइम सीन का रिक्रिएट किया, उसका नाट्य रूपांतरण कराया उन्होंने। उसके अलावा लोगों के बयान दर्ज किए, लेकिन कोई ठोस सबूत ऐसा मिला नहीं जिससे कि ये साफ हो पाए कि जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी या नहीं हुई थी। ऐसे में जितने भी साइंटिफिक एविडेंस हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट, ये सबसे ज्यादा अहम हो जाते हैं। जब मुंबई पुलिस ने सुशांत के विसरा की जांच कराई थी तो विसरा दरअसल आपके बॉडी के ही पार्ट होते हैं, जैसे कि आपके पेट में आपने क्या खाया है उसको लिया जाता है। उसके अलावा बॉडी के जितने और पार्ट्स होते हैं, आपके शरीर के अंग के जो बाकी के पार्ट होते हैं, उसको इकट्ठा करके एक लिक्विड होता है, उसकी जांच की जाती है। तो जब मुंबई के सीएफएसएल में उसकी जांच हुई थी, फॉरेंसिक लैब में जांच हुई थी, तो उस वक्त 80% पहले से ही कंज्यूम किया जा चुका था, यानी कि 80% विसरा का इस्तेमाल करके जांच रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें कि मुंबई सीएफएसएल ने ये कहा था कि इसमें उन्हें ऐसा कोई जहर नहीं मिला है या ऐसा कोई अंदेशा नहीं मिल रहा है जिससे कि उनकी हत्या की गई होगी। लेकिन जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो एम्स के डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया और उनको ये जो 20% बचा हुआ विसरा था वो उन्हें दिया गया। 20% विसरा से आप पूरी जांच कर पाए, ये बहुत मुश्किल होता है। हालांकि एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनके पास में इस वक्त एफबीआई के तर्ज पर फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स मौजूद है, उस तरह की मशीनरी उनके पास में मौजूद है और वो उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने की, बनाने की कोशिश कर रहे हैं या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस रिपोर्ट के आधार पर क्या यह हत्या आत्महत्या का मामला हो सकता है। इसमें कल यानी कि मंगलवार को एक अहम बैठक होगी एम्स के डॉक्टर्स में, जिसके बाद में साफ करेंगे वो कि इसे हत्या का मामला करार देना है या आत्महत्या का। लेकिन जैसा आपने सवाल पूछा था कि विसरा जो इसमें सिर्फ 20% बचा हुआ था, ऐसे में एक पूरी तरह से सही जानकारी और रिपोर्ट बना पाना पहले से ही डॉक्टर के पास में मुश्किल था। ऐसे में रिपोर्ट्स तो
बन जाएगी, लेकिन सही तौर पे ऐसी रिपोर्ट नहीं बन पाएगी जिससे कि एक ठोस सबूत सीबीआई मान के आगे चले और आगे की जांच की दिशा और दशा तय कर सके। ये थे आज तक रेडियो के मुंबई बेस्ड रिपोर्टर मुनीश पांडे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की कपिल देव सिंह ने। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं ये आप हमें ईमेल करके radio@aajtak.com पर बता सकते हैं। आपके सलाह मशवरों को हम बड़े गौर से पढ़ते हैं, देखते हैं, उन पर अमल करते हैं ताकि खुद में सुधार कर सकें। आज तक रेडियो अब सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर भी है। यहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर तो 2.5 लाख लोग जुड़ जाते हैं और यहाँ हर पॉडकास्ट की लिंक हम भेजते हैं। वहाँ आपको पॉडकास्ट सुनने में आसानी होगी, तो वहाँ ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिए। तो अमन गुप्ता के साथ थे आप। अब इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।